अभी तो टेंशन की शुरुआत हुई कहाँ? टेंशन तो लाया कहाँ अभी? है अभी तो टेंशन लाया कहाँ? है तू ऐसा क्या तू ऐसा क्या देख लिया भाई दादा? है हवेली बताएगा? पढ़ाकर भाई, पढ़ाकर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। अरे वीरूर जी फिर वापस आ गए क्या? इस क्लास में बैठे हैं क्या? यही था कि वो? अब कोई बात है, अब डिस्टर्ब मत करना इन लोगों को। ठीक है। देखिए, बात बात नहीं। देखिए, अपन जो किताब को बंद रखना, एक बात सुनना ध्यान से। अपन जो पढ़ रहे थे, आपका जो टॉपिक चला था, चाहे वो कॉमर्स के लिए टॉपिक चले आप लोगों का, चाहे वो आपका रीड का टॉपिक चले, दोनों सेम टॉपिक है, सेम बात है, सेम अलग है। ओके। अपन ने राष्ट्रीय आय का टॉपिक डिस्कस किया था। ओके। और राष्ट्रीय आय के टॉपिक्स की जब अपन बात यहां पर करते हैं, तो आपको बता दो, यहां पर इसमें हमारा सबसे पहला बिंदु था अर्थ, कि एक्चुअल में नेशनल इनकम होती क्या है, किसे कहते हैं, वो आपने पढ़ा। और दूसरा पढ़ा हमने इसकी विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं, अलग अलग प्रकार की अवधारणाओं के बारे में भी हमने डिस्कस यहां पर किया। अर्थ को जब हमने पढ़ा तो हमने दो तीन बातें निकाली, कि एक तो राष्ट्रीय आय अगर है तो संबंधित आपका कौन सा वर्ष होगा, वित्तीय वर्ष होगा। राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होगा, उत्पादन से होगा। राष्ट्रीय आय में वस्तु और सेवा होगी, और वस्तु और सेवा का कौन सा मूल्य होगा, अंतिम मूल्य होगा, मध्यवर्ती मूल्य नहीं होगा। उत्पादन से संबंधित है, इसका मतलब अवधारणा कौन सी है, प्रवाह अवधारणा होती है। ये तो हमने इसके अर्थ में सारी बातें डिस्कस की। फिर हमने आपको राष्ट्रीय आय की अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं बता दी, चाहे जिसमें आपका देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन, जीडीपी बताया। जीडीपी के अंदर अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड किया तो आपका जीएनपी बताया। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो एनएनपी की बात अपन ने की। एनएनपी आपकी मार्केट प्राइस पे थी, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया, सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी को जोड़ा, तो वाई एनएनपी एक्ट फैक्टर को, जो कि आपकी शुद्ध साधन अब शुद्ध राष्ट्रीय होती है, उसमें हमने औसत जनसंख्या को डिवाइड किया। औसत जनसंख्या को डिवाइड करने आता है पर कैपिटा इनकम, और उसके बाद आ जाती है आपकी व्यक्तिगत आय, और एक आ जाती है खर्च योग्य व्यक्तिगत आय। ये टोटल सारी अवधारणाएं हमने पढ़ी। यहां तक हमने नेशनल इनकम के टॉपिक को डिस्कस किया, जो कि इकोनॉमिक्स का सबसे बेटर टॉपिक होता है, जिसके बारे में हमने बात यहां पर की है। आज जो हम बात करेंगे तीसरा नंबर, वो रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास, कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना है, उस गणना के इतिहास की कहानी क्या कहती है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब कब किन किन लोगों के द्वारा कैसे कैसे की गई, ये आज का टॉपिक रहेगा। यानी राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास का पहला पन्ना शुरू होता है वर्ष 1867-68 से होता है। इस समय एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और जब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी, उस समय हमारे देश की इनकम तो थी 340 करोड़ रुपए, और उस समय देश की पर कैपिटा जो इनकम थी वो 20 रुपए वार्षिक थी। दादा भाई नौरोजी ने ये सारी बातें कहीं पर बताई थी, उस किताब का नाम था दी पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। दी पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, रूल्स इन इंडिया, इस किताब की बात उन्होंने यहां पर की है। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, ये किताब दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी थोड़े उस समय के समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने एक समझदारी ये भी की थी, इस किताब के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को एक सिद्धांत बताया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन के सिद्धांत की विचारधारा भी बताई थी।
उन्होंने कहा था कि हमारे भारतीयों का जो धन है वो भारत का ही धन विदेश में जाता है और बिना सरकारी आदेश के या बिना सरकारी फरमान के अपना पैसा जाता है और अपनी मनमर्जी से पैसा जा रहा है और पैसे का निष्कासन हो रहा है और वही पैसा वापस घूम फिर के क्या आ रहा है, भारत में आ रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक मनी यहाँ पर जनरेट हो रही है। ये विचारधारा दादा भाई नौरोजी की थी। दादा भाई नौरोजी उस समय के एक बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने उस समय निर्धनता की बात करें चाहे बेरोजगारी की बात करें, निर्धनता और बेरोजगारी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति भी कौन था? दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार निर्धनता की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार बेरोजगारी की गणना की थी सबसे पहले। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला व्यक्ति भी कौन था? दादा भाई नौरोजी ही था। ये कहानी रहती है। तो ये तो गया इतिहास का पहला पन्ना जिनकी बात करें। तो उम्मीद करता हूं कि पहला पन्ना समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होगी। इतिहास का दूसरा पन्ना है आपका वर्ष 1931 से 32। हालांकि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने राष्ट्रीय आय की गणना की है, लेकिन कोई ऐसी खास बात नहीं। खास बात दो ही लोगों में होती है, या तो तुम बुरी तरह टॉप कर लो या बुरी तरह फेल हो जाओ, दो ही बात होती है। बाकी बीच के लोगों पर कोई बात करता भी नहीं। अगर बात करें तो अपन 1931-32 में एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था V.K.R.V. राव। ये एक व्यक्ति था। पूरा नाम तो हमें इसके आज तक खानदान से नहीं मिला। इसका पूरा नाम समझ लीजिए वही नाम है जो धमाल मूवी में असरद वारसी को जो बता रहा था कि पहुंचते पहुंचते गोवा पहुंच जाएंगे नाम बताते बताते, तो इसका नाम कुछ इसी प्रकार का नाम था। तो हमें राव साहब से बात करनी है। और उस समय उन्होंने देश के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब उन्होंने एक तरह से आधार वर्ष को माना था। और जब ये वैज्ञानिक अध्ययन हुआ था उस समय देश की पर कैपिटा इनकम 62 रुपए मानी गई थी। उस समय देश की पर कैपिटा इनकम 62 रुपए थी। ये वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति V.K.R.V. राव था। तो कभी आप पूछ लिया था कि भारत के अंदर वैज्ञानिक अध्ययन जो राष्ट्रीय आय का हुआ तो किसने किया था? V.K.R.V. राव ने। सबसे पहला अध्ययन किया था दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक अध्ययन किया V.K.R.V. राव के द्वारा। फिर आता है आपका इतिहास का तीसरा पन्ना। इतिहास का तीसरा पन्ना शुरू होता है 4 अगस्त 1949 को। 4 अगस्त 1949 को क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक समिति बनती है। उस समिति का नाम होता है राष्ट्रीय आय नियोजन समिति। राष्ट्रीय आय नियोजन समिति ये आपकी 4 अगस्त 1949 में बनती है। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ये समिति बनाई जाती है। और उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने की बात की और कहते रहा कि पहली बार राष्ट्रीय आय का सरकारी माध्यम से सरकारी आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। और ये आंकड़े 1951 से लेकर 1955 तक ये राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी होते। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता की बात यहाँ पर की गई थी। ओके, तो अपन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ये समिति बनती है। और इस समिति के अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। V.K.R.V. होता है, कोडवाला भी होता है, कई एक दो आदमी और होते हैं। तो ये राष्ट्रीय आय नियोजन समिति होती है जो 4 अगस्त 1949 से संबंधित बनती है। जब इस राष्ट्रीय आय नियोजन समिति ने पहली बार 1951 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी उस समय 8,650 करोड़ रुपए हमारे देश की क्या थी? राष्ट्रीय आय थी। यानी कि जब इस समिति ने पहली बार अपनी रिपोर्ट दी, फर्स्ट रिपोर्ट इस समिति की जो आई थी वो 1951 में प्रस्तुत हुई थी 1951 में। उस समय हमारे देश की इनकम 8,650 करोड़ थी और पर कैपिटा जो इनकम थी 246.90 पैसा थी। ये उस समय की बात थी। ओके, ये जितने भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं बहुत प्यारे डेटा होते, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। हम इतिहास के उन पन्नों की बात करें जिन पन्नों पर राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास आज भी सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है। चाहे वो दादा भाई नौरोजी की कहानी हो, चाहे वो V.K.R.V. राव की कहानी हो, चाहे पीसी महालनोबिस की कहानी हो। अब चलते इस कहानी को और मजेदार बनाते हैं। ये पीसी महालनोबिस जिसका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसके बारे में इतिहास के 2 पन्ने और बोलते हैं। सबसे पहले तो इसका गलती से जन्म हुआ था 29 जून को।
और 29 जून मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में बनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो इसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल बनाया जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इस महाशय को कोलकाता का, ये कोलकाता का रहना वाला था, इसलिए कोलकाता में सांख्यिकी कार्यालय भी खुला था। और इस महाशय ने एक कारनामा किया था, सेकंड पंचवर्षीय योजना। हमारे देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो बनी थी, दूसरे नंबर की जो पंचवर्षीय योजना बनी थी 1956 से लेकर 1961 तक, उस दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया था, जो परफॉर्मा तैयार किया था, वो परफॉर्मा तैयार करने वाला व्यक्ति भी कौन था? पीसी महालनोबिस था। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा। भारत का आर्थिक संविधान, इसी को भारत का आर्थिक संविधान शब्द भी कहा गया। ये दूसरी पंचवर्षीय भारत के आर्थिक संविधान के नाम से जानी गई। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत के आर्थिक संविधान के तौर पर अपन जानते हैं, आर्थिक संविधान के तौर पर इसे जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक टारगेट था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था सार्वजनिक उद्योगों पर बल देना। जैसे पहली योजना थी कृषि को लेकर, और ये थी सार्वजनिक उद्योगों पर बल देना। और उस समय हमारे देश में बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी खुले थे, चाहे वो राउर केला हो, भिलाई हो, या आपका दुर्गापुर हो, कुछ भी हो, कई प्रकार के बड़े बड़े जो आपके खुले थे वो सब उस समय। यानी इसको भारत का आर्थिक संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने, लेकिन उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष होता प्रधानमंत्री, और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा था, क्योंकि देश में पहली बार उद्योगों पर बल देने की विचारधारा इसी में आई थी। ये सारी कहानियां जुड़ी है आपस में। और उसी समय हमारे भारत की दूसरी औद्योगिक नीति भी बनी थी, क्योंकि पहली औद्योगिक नीति 1949 में बन चुकी थी। सेकंड नंबर की जो औद्योगिक नीति बनी थी, आप सभी कॉमर्स के विद्यार्थी हो, तुम्हारे सिलेबस में औद्योगिक नीति अलग से टॉपिक है। और भारत में अब तक औद्योगिक नीति बनी 5। तो पहली 1949 में बन गई थी, दूसरे नंबर की इसी योजना के दौरान बनी थी 1956 में, तीसरी 1977 में बनी थी, चौथी 1980 में, और पांचवी 1991 में, जो सबसे नवीनतम औद्योगिक नीति थी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लेकर जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इतिहास के कितने पन्ने हो गए? 3 पन्ने अपने पास, 3 पन्नों की कहानी यहाँ पर हो जाती है। चलिए इतिहास का चौथा पन्ना। इतिहास का पहला पन्ना कहता है दादा भाई नौरोजी के लिए। इतिहास का दूसरा पन्ना कहता है VKRV राव के लिए। इतिहास का तीसरा पन्ना कहता है पीसी महालनोबिस के लिए। अब इसी इतिहास के चौथे पन्ने की तरफ चलते हैं। चौथा पन्ना कहता है 2 मई 1951 का। 2 मई 1951 के अंदर राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करने के लिए एक संस्था बनाई, जिसका नाम था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसी का नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया। नाम CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी पहले संगठन था, उसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन जाता है। तो ये क्या करता है? इसकी स्थापना की गई अपने 1951 में। और फिर इसके साथ साथ इसी दौरान आपका इतिहास का होता है, वर्ष 1950 में एक संस्था और बन गई थी, जिसका नाम था नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का अपना अपना काम हो गया। जैसे कि CSO ने क्या किया, 1956 से लेकर आज तक, 1956 से लेकर आज तक भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है? CSO ही कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम सारा का सारा किसका? CSO का। CSO के द्वारा सारी कैलकुलेशन की जा रही है, CSO सारा काम देख रहे हैं। CSO के साथ, और CSO को डेटा देने का काम कौन करता है? NSO। ओके, अब सुनिए CSO क्या क्या काम करता है ये भी समझ लीजिए। CSO की भूमिका क्या रहती है वो भी समझ लीजिए। देखो CSO के 5 काम है, छठा कोई काम है भी नहीं। CSO का एक काम, सबसे पहला काम होता है राष्ट्रीय आय की गणना करना। राष्ट्रीय आय की गणना करना, ये CSO का पहला काम है। CSO का दूसरा काम, हर 3 महीने में GDP के आंकड़े जारी करना। CSO का तीसरा काम है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करना। CSO का चौथा काम था आपका IIP, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े जारी करना। और एक होता है पूंजी निर्माण के आंकड़े जारी करना।
पूंजी निर्माण के आंकड़े जारी करना, ये सारा काम किसको दे दिया गया? सीएसओ। चाहे वो राष्ट्रीय आय के हर साल आंकड़े जारी करेगा, 3 महीने में जीडीपी के आंकड़े जारी करेगा, तो ये सारी बीमारी किसको दे दी गई? सीएसओ। और सीएसओ को सारा डेटा लाके कौन देगा? आपका एनएसओ। एनएसओ के 3 काम होते हैं। एक तो कहता है एनएसओ सर्वे, सर्वेक्षण करने का काम होता है, सारे डेटा कलेक्ट करता है, यही है। एक काम होता है निर्धनता की रिपोर्ट जारी करता है, और एक कहता है बेरोजगारी की रिपोर्ट जारी करता है। निर्धनता और बेरोजगारी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? एनएसएसओ। और राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट कौन जारी करता है? सीएसओ। ये काम होता है दोनों का, और दोनों मिलजुल के प्यार से अपना कार्य ढंग से करते हैं। अभी तक दोनों के बीच में कोई लड़ाई बड़ाई हुई नहीं है, और ये दोनों एक एक मंत्रालय के अंडर में है। उस मंत्रालय का जो नाम है मौसमी, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशन, ये एक मंत्रालय है। ये मंत्रालय बना था 15 अक्टूबर 1999 में। इस मंत्रालय का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसके अंदर 2 विभाग है, एक विभाग का नाम है आपका सीएसओ और एक विभाग का नाम है आपका एनएसओ। एक सीएसओ है और एक एनएसओ। ये दोनों विभाग बड़े ही प्यार से अपना अपना कार्य शिद्दत से कर रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आती। और ये काम दोनों, एक डेटा लाता है और एक डेटा को पब्लिश करता है। जैसे समझ लो कि कोई मेरे को नोट्स लाके देता है और मैं उसको किताब बनाता हूं, तो इसका नोट्स लाने वाला कौन है? एनएसएसओ। और किताब छापने वाला कौन है? सीएसओ। मैं उसको असेंबल करता हूं, बनाता हूं और लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कि ये लो भाई साहब तुम्हारी संगणक की किताब लो, ये तुम्हारी एएसओ की किताब लो, और ये तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड की किताब लो। इसका मतलब मेरी जो कंटेंट टीम है वो तो कौन होगी? एनएसएसओ। और जो मैं इसको असेंबल करके छाप रहा हूं मैं कौन बन गया? सीएसओ। बस इतना सा काम होता है, और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। राजीव से दोनों काम करते हैं, दोनों का मुख्यालय आमने सामने है। धारणा कि ये मिनिस्टर, आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली के अगर आप बात करोगे, और दिल्ली की अगर बात आती है तो दिल्ली के अंदर क्या होता है कि दोनों का मुख्यालय आमने सामने, उधर सामने एनएसओ से, इधर सीएसओ, और दोनों अपना अपना कार्य बखूबी करते हैं। दोनों के बीच में ऐसी कोई भी लड़ाई बड़ाई आपकी नहीं होती। ये दोनों की कहानी रहती है, दोनों इस प्रकार की बात करते हैं। अब प्रश्न बनता है कि सीएसओ राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट देता है, और राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट 2 मूल्यों पर देता है। कितने मूल्यों पर? 2 मूल्यों पर। राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा 2 मूल्यों पर होती है, एक होता है चालू मूल्य और एक होता है स्थिर मूल्य। 2 मूल्यों में एक तो होता है चालू मूल्य। चालू मूल्य मतलब वो जो बाजार मूल्य जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे 25-26। और एक होता है स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य का मतलब होता है आधार वर्ष। और राष्ट्रीय आय की गणना का कोई ना कोई आधार वर्ष होता है। वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है? 11-12। ये वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। इससे पहले आधार वर्ष कौन सा था? 2004-2005 था। उसको बदला कब था? 31 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी 2015 में बदला था। और बदलने वाला कौन था? नीति आयोग था। नीति आयोग ने प्रणव सेन समिति की सिफारिश पर इस आधार वर्ष को क्या कर दिया? बदल दिया कि राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है अब वो 2004-05 नहीं होगा, 2011-12 रहेगा। अब प्रश्न ये बनता है, सबसे बड़ी बात है कि आधार वर्ष का मतलब क्या होता? आधार वर्ष का मतलब होता वो वर्ष जिसमें कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। जैसे सपोज करो कि ये बालक है, ये ना तो बहुत ज्यादा ढपर है ना बहुत ज्यादा टॉपर है, ये नॉर्मल है। तो अपन कहते हैं कि भाई ये अपना आधार वर्ष है। इसको समझ में आ गया? मतलब सबको समझ में आ गया। ये ना तो बिल्कुल ढपर है ना बिल्कुल टॉपर है, मीडियम है। मतलब इसको समझ में आ रहा है, मतलब फिर सबको ही समझ में आ रहा है। बस एक बेस होता भाई। किसी ने किसी चीज की तुलना करोगे तो किसी को तो आधार मानोगे ना। और आधार मानने के लिए हमेशा क्या होती है? बिल्कुल तरीका होता है। एक आधार का मतलब होता है कि एक बेस होता है, उसको आधार मानकर ही सारी चीजें की जाती है, अन्यथा आधार। जैसे सपोज करो कि दिन होती है रात होती है, तो उसका भी कोई बेस होता है कि दिन को दिन कब माना जाएगा, रात को रात कब मानी जाएगी। आजकल तो घड़ी हो गई, अलग बात है। जब आप महाभारत का भी देखोगे, देखना वहां दिन और रात का एक कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता था, उनका बेस अलग होता था, आधार अलग होता। वैसे ही राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते समय इसका भी क्या होता है? आधार वर्ष अपने आप में अलग होता है। और अभी तक वर्तमान में आधार वर्ष 11-12, 11 का जो वर्ष था वो वर्ष था जिसमें हमारे देश के अंदर जो हमारे देश में वस्तु और सेवाएं थी, उनके जो मूल्य थे उन मूल्यों में ज्यादा परिवर्तन नहीं था, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। इसलिए वो बेस था, आधार वर्ष था। आधार वर्ष की कहानी वहां पर की जा रही थी। ओके, अब प्रश्न ये बनता है कहानी देखो कैसे बनेगी। सुना, जैसे कि समझ लो कि तुम लोग सब मेरी टीम के मेंबर हो, मतलब तुम एनएसएसओ में हो।
अब तुम सब मेरे को मार्केट में जा रहे हो और मार्केट के जाके जाते आपने मेरे को सब डाटा दिया कि सर देखो ये वो कमा रहा है, ये यहाँ से कमा रहा है, वो वहां से कमा रहा है, यहाँ से कमा रहा है। मैं सभी डेटाओं को तुमसे ले लेता हूँ। तो तुमने तो काम कर दिया किसका? एनएसएसओ का। एनएसएसओ की बात आते ही क्या होता है, एनएसएसओ के बाद क्या करते हैं, फिर डेटा मेरे पास आ गए, मैं डेटाओं को छांटूंगा। छांट कर उनकी 3 कैटेगरी बनाऊंगा कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टेरिटरी कौन सा है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा जाएगा और तृतीय में कौन सा। क्योंकि अर्थव्यवस्था में 3 ही क्षेत्र है, एक प्राथमिक जो कृषि का है, द्वितीय जो उद्योगों का है, तृतीय जो सेवाओं का। मैं उन डाटा होगा, क्योंकि तुम तो होंगे गवाह टाइप के आदमी, तुम तो डेटा लेके आ जाओगे, फिर मैं बनाऊंगा किताब को कि किताब कैसे बनती है, किताब को बनाया कैसे जाता है, ये तरीका बताओ, बस सिंपल। और हम ऐसे ही करते हैं, हमारी टीम को थोड़ी पता होता है कि किताब कैसे है। वो तो कहता है, मैं तो कहता हूँ भाई तुम राष्ट्रीय आय के डेटा लिया, तुम ये लिया, फिर मैं बताता हूँ कि राष्ट्रीय आय कौन से नंबर पे आएगा, पंचवर्षीय योजना कौन से नंबर पे आएगी, मुद्रा मतलब मांग का नियम कौन आएगा, वो चैप्टर कहाँ कहाँ असेंबल होगा, कौन से पार्ट में जाएगा, कौन से पार्ट में नहीं जाएगा, वो मैं तय करूंगा। तो यहां मैं कौन हूं? सीएस हूं। और फिर मैं उसके बाद एक किताब बनाऊंगा और वो किताब छाप दूंगा, जैसे दृष्णा पब्लिकेशन। तो राष्ट्रीय आय के पब्लिकेशन उसका नाम राष्ट्रीय सांख्यिकी लेखा। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। बोलो, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से अपन जानते हैं। यानी कि एक किताब होती है उसका नाम है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, NAS, नेशनल अकाउंट स्टेटिक। वो उस किताब में इन डेटा को, यानी नेशनल स्टेटिकल आपका अकाउंट स्टेट, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नामक जो किताब होती है, जैसे कि मैं डेटा चाहता हूं दृष्णा पब्लिकेशन में, तो हमारी किताब का नाम क्या हो गया? दृष्णा पब्लिकेशन। इस सीएसओ की किताब का नाम क्या है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, जिसे व्हाइट पेपर के नाम से जानते हैं। किस हो जाते हैं? व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। और वहां पर यह किताब छाप दी जाती है, ये डेटा पब्लिश कर दिए जाते हैं। अब बात आती है डेटा पब्लिश करने का जो तरीका होता है उसे हम सामाजिक लेखांकन कहते हैं। भाई सामाजिक लेखांकन है, जैसे मान लो कि अपना लेखांकन होता है, प्रबंध लेखांकन, वित्तीय लेखांकन। तो इस राष्ट्रीय आय की जब बात आती है तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन को सामाजिक लेखांकन कहते हैं। और सामाजिक लेखांकन की विचारधारा दी थी रिचर्ड स्टोन ने। किसने दी थी? रिचर्ड स्टोन ने। और ये जो लेखा पद्धति है, जैसे अकाउंट्स की लेखा पद्धति बताई थी किसने? आपके लुकास पेसियोली ने। अकाउंट्स के अंदर लेखा पुस्तकों को लिखने का तरीका कौन है? लुकास पेसियोली। इस लिखने के तरीके को बताया गेगरी किंग ने। वो बताया था, गेगरी किंग नाम का एक व्यक्ति था, वो कहता है कि किताबों में ऐसे लिखा जाए। लिखने का तरीका, पैटर्न जो होगा वो गेगरी किंग ने बताया था कि राष्ट्रीय आय के अंदर किस पैटर्न से आपको अपने डेटाओं को प्रकाशित करना होगा। जैसे आज अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो कोई तो दिया होगा ना अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स को देने वाला व्यक्ति कौन था? लुकास पेसियोली था। उसी प्रकार से राष्ट्रीय आय के डेटा को हम जब किताबों में लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, तो लिखने का तरीका होता है, उस तरीके को बताने वाला व्यक्ति कौन था? गेगरी किंग। और वो लेखांकन बताया किसने था? रिचर्ड स्टोन ने, जिसको सामाजिक लेखांकन कहते हैं। और जो किताब थी उस किताब का नाम था राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, जिसे व्हाइट पेपर के नाम से जानते हैं। अब कहानी सुनो। कहानी ऐसी तो बनी ना, एनएसएसओ आंकड़े लाता है, सीएसओ को आंकड़े देता है, सीएसओ उनको असेंबल करता है, उस पद लेखांकन को बोलते हैं सामाजिक लेखांकन। जिस किताब में वो डेटा लिखता है वो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी बोलते हैं। और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की बात आती है तो गेगरी किंग के द्वारा दी जाती है। बस इतनी सी बात है, और उसको व्हाइट पेपर के नाम जानते हैं। ये कहानी है। और 1956 से लेकर आज तक भारत में राष्ट्रीय आय की डेटा कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? सीएसओ ही कर रहा है, बस और कुछ नहीं। हालांकि कई लोग ये कहते जरूर है कि वर्तमान में सीएसओ और एनएसओ दोनों एक ही हो गए, और ये एक होके क्या बन गया है? एनएसओ हो तो गया एनएसओ। लेकिन फिर भी आज तक वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही आ रहे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मान लो अरे हकीकत में कहानी तो ये हो गई है, लेकिन आज भी वही पुरानी, क्योंकि है दोनों एक ही है, बस हुआ कुछ नहीं, बोर्ड बदल गया। क्यों? जैसे आज मान लो इसके बाहर लिख दो संगणक बोर्ड, मतलब एएसओ बोर्ड। अब एएसओ वाले चल जाएंगे तो कह लोगों फर्स्ट ग्रेड बोर्ड है, तो रूम वही ना, बस रूम वही, बातें वही है, तो इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी। और 1956 से लेकर आज तक भारत में राष्ट्रीय की गणना कौन कर रहा है? सीएसओ कर रहा है, बस खत्म। और डेटा कौन ला रहा है? एनएसओ। बस इतना सा काम। ये है हमारी कहानी, चाहे वो दादा भाई नौरोजी को। इसका मतलब समझिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को अपन पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास। और इतिहास में पहला नाम दादा भाई नौरोजी, इतिहास में दूसरा नाम VKRV राव, इतिहास में तीसरा नाम PC महालनोबिस, चौथा नाम CSO,
पांचवा नाम एनएसएसओ, छठा नाम आधार वर्ष चालू मूल्य, उसके बाद गैगरी किंग का नाम आता है, रिचर्ड स्टोन का नाम आता है और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पद्धति की बात आती है। बस खत्म हो गया टॉपिक पूरा। आई बात समझ? अब देखिए इस टॉपिक को अगर मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता तो लगभग लगते 2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे। अपन ने सल्टा दिया मात्र 24 मिनट में। हालांकि 24 मिनट मैंने समझाया, अब मैं आपको लिखा। अब तुम लिखते 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 कम से कम 40 मिनट तो कम से कम लगती ही लगती। अब आपको लिखना है। अब 40 मिनट में जब तुम लिखने का कार्य करते हैं उतने में याद करो। याद कैसे करो? दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, PC महालनोबिस, CSO, NSO, इतना याद रखो। फिर NSO 2 मूल्य, एक आधार मूल्य और एक सब चालू मूल्य। किताब का नाम क्या जाएगा? सामाजिक लेखांकन। किताब है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, गैगरी किंग के द्वारा दी जाती है और उस पद्धति को सामाजिक लेखांकन कहते हैं। ये सारी बातें रहती है। और आपसे कोई पूछ रहे CSO राष्ट्रीय आय की गणना कितने मूल्यों पर करता है? 2 मूल्य, एक होता है चालू मूल्य और एक होता है स्थिर मूल्य। और स्थिर मूल्यों का मतलब होता है कौन सा? आधार वर्ष। और वर्तमान में राष्ट्रीय की गणना का आधार वर्ष कौन सा? 11-12। ये 11-12 से पहले कौन सा था? 4 और 5। बदला कब? 30 जनवरी 2015 को। किसने बदला? नीति आयोग ने। और समिति ने प्रणव सेन समिति की सिफारिश पर। इस गीत को तुम 50 बार गाते रहो, आज का कोटा पूरा हो जाता है। आया समझ? कुछ समझ आया नहीं आपको? श्योर आपको? हाँ या ना? किताब खोलने के लिए मैंने बोला तसल्ली रखना। यहां तक की बात समझ में आगे अच्छे दिन पक्का आगे क्या है? पक्का? अब सुनो, अब इतिहास के एक एक पन्नों की तरफ चलते हैं। आपको किताब नहीं खोले, मैं बता दूं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास। और इतिहास का पहला पन्ना कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया के माध्यम से देश में राष्ट्रीय आय की गणना, जबकि 340 करोड़ रुपए उस समय देश की राष्ट्रीय आय थी और पर कैपिटा इनकम 20 रुपए वार्षिक थी। ये कहानी है दादा भाई नौरोजी की। ओके, 1867-68, 340 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आय, 20 रुपए की पर कैपिटा इनकम। किताब का नाम है प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। समझ में आ जाएगा क्या? हाँ या ना? अब इस बात को लिखने में लगती कम से 5 मिनट। अब 5 मिनट तुम 50 बार तो बोल लोगे कम से कम। दादा भाई नौरोजी है, 1867 की कहानी है, 340 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आय है, 20 रुपए पर कैपिटा इनकम है। किताब का नाम है प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। बस करे जाओ, गीत गाए जाओ, गाए जाओ, गाए जाओ, बस आ याद होगा भाई। इसके बाद घर जाकर भी क्या करते हैं? गीत ही गाते हैं। तो कर लो याद है, कितना याद करते हो, कितने की हिम्मत है याद करने की। और कोई भी चीज नहीं है तो पूछो आराम से किसे दादा भाई नौरोजी कौन था? तो मेरा तो कोई रिश्तेदार था नहीं। अगर मैं कहूँ कि पता लगा तो मैंने कभी इसको देखा नहीं होगा, कौन होगा? अगर मैं कोई शकल भी दिखा दूंगा तो मान लेना कि वही होगा। ठीक है, तो अपने को इससे कोई रिश्तेदार निभानी नहीं। दादा भाई नौरोजी था, 1867-68 की कहानी थी। और यही वो व्यक्ति था जिसकी वजह से आप तुम्हें चैप्टर पढ़ना पड़ रहा था। तुम इसको गाली दिखाओ तो गाली निकाल लो, इसको पूछो पूछो। अगर ये नहीं होता तो आज अपन को राष्ट्रीय टॉपिक शायद नहीं पढ़ना होता। तो ये बीमारी लाने वाला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। इसी ने पहली बार गणना करके बता दिया कि ये भी कोई होता है। चलो ठीक आ रहा है, माफ कर दो। दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक किताब लिखी थी प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। अंग्रेजों से कोई दुश्मनी थी और उसने धन के निष्कासन से सिद्धांत की बात की थी। भारत में सबसे पहले निर्धनता और बेरोजगारी का अनुमान लगाने वाला व्यक्ति भी कौन था? दादा भाई नौरोजी। यानी हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी और निर्धनता और बेरोजगारी की रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति भी कौन था? दादा भाई नौरोजी। ये इतिहास का पहला पन्ना कंप्लेंट। इतिहास का दूसरा पन्ना, ये इतिहास का सेकंड पॉइंट है। भारत की बात अगर करें, भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन हुआ था 31-32 में VKRV राव ने किया था। और जब VKRV राव ने देश की पर कैपिटा इनकम बताई थी तो 62 रुपए वार्षिक बताई थी। ये पर कैपिटा इनकम बताई गई थी। ये इतिहास का दूसरा पन्ना कंप्लीट है। इतिहास का तीसरा पन्ना, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम सरकारी अनुमान लगाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने 4 अगस्त 1949 को PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय नियोजन समिति का गठन किया था। तो राष्ट्रीय आय नियोजन परेशान मतलब एक राष्ट्रीय नियोजन समिति है 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो। और एक है आपके 1949 जिसमें राष्ट्रीय आय, आय शब्द लगते हैं राष्ट्रीय आय हो जाएगा, आय लगते हैं PC महालनोबिस और आय हटते पंडित जवाहरलाल नेहरू है।
ओके, दोनों अलग हो जाएगी। ओके, तो 4 अगस्त 1949 में ये समिति बनती है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आय नियोजन समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1951 में दी थी, पहली रिपोर्ट। और जब उन्होंने अप्रैल 1951 में राष्ट्रीय आय नियोजन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उस समय हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय थी वो 8,650 करोड़ रुपए थी और पर कैपिटा इनकम 246.90 थी। ये रिपोर्ट थी पहली, यानी समझ लो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़े आए थे। अप्रैल 1951 की कहानी थी, उस समय की बात आ जाती है। हम ये भी जानते हैं कि इस समिति की बात आ जाती है, हम जानते हैं कि समिति ने 1951 से लेकर 1955 तक भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में बनी थी, उसका प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। इसी वजह से इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा गया, यानी भारत का आर्थिक संविधान कहा गया इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को। भारत के आर्थिक संविधान के नाम से इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को संबोधित किया गया। हम ये भी जानते हैं पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून को होता है और इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस को आधुनिक भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का जनक कहते हैं, सांख्यिकी आंदोलन का जनक कहता है वो पीसी महालनोबिस, मतलब स्टेटिक्स का जनक कह लो, आंदोलनकर्ता कह लो, बीमारी यानी स्टेटिक्स के बारे में कोई बात बोलने वाला व्यक्ति पीसी महालनोबिस है। अब आ जाइए, इतिहास के कितने पन्ने हो गए? 3। देखो, पहला पन्ना दादा भाई नौरोजी के नाम, दूसरा पन्ना VKRV राव का, तीसरा पन्ना पीसी महालनोबिस के नाम। यानी कि ये 3 पन्ने चीख के कहते हैं कि 1867-68 से लेकर 1955-56 तक की सारी कहानी इन 3 लोगों के नामों से संबोधित की जाती है, चाहे वो दादा भाई नौरोजी का नाम हो, चाहे वो VKRV राव का नाम हो, चाहे वो पीसी महालनोबिस का नाम हो, चाहे वो यहाँ पर 340 करोड़ रुपए की बात करे, चाहे आपकी 20 रुपए की बात करे, चाहे यहाँ पर 62 रुपए की बात करे, चाहे यहाँ पर 8,650 या 246.90 पैसे की बात करे, बात एक ही होती है। ये इतिहास के पन्ने हैं, 3 पन्ने जो आप लोगों के सामने हैं। फिर आता है हमारे भारत का सुनहरा इतिहास 2 मई 1951। तो 2 मई 1951 की जब बात आती है, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का व्यवस्थित अनुमान लगाने के लिए 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया जाता है। हम जानते हैं CSO की स्थापना 2 मई 1951 में होती है। CSO का मुख्यालय कहाँ होता है? नई दिल्ली होता है। CSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के अंडर में काम करता है। वर्तमान में CSO का नाम कार्यालय हो चुका है, पहले क्या था? संगठन था। CSO को अब वर्तमान में NSSO के नाम से भी हम जानते हैं। हालांकि एक ही बात है, इसके 5 कार्य होते हैं। पहला, हर साल एक तो राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा, हर 3 महीने, वर्ष 1996-97 से GDP के आंकड़े हर 3 महीने में जारी करता है। तीसरा, 2011-12 को आधार मानकर CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद आपका चौथा का 2011-12 को आधार मानकर उपभोक्ता औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है। इसका मतलब CPI का आधार वर्ष भी कौन सा है? 11-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी कितना है? 11-12। और राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष भी 2011-12। ओके, साथ ही साथ भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े जारी करने का काम भी किसका होता है? CSO वगैरह। ये सारा काम CSO ही करता है। CSO और NSSO का वार्षिक प्रकाशन जो होता है जिसमें राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी होते हैं उसे बोलते हैं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। इसका जनक कौन है? ग्रेगरी किंग, और इसको व्हाइट पेपर के नाम से जानते हैं। CSO और NSSO की औद्योगिक शाखा कहाँ? कोलकाता में आती है, यानी कोलकाता से संबंधित बात करते हैं। 1950 में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने के लिए किसकी स्थापना की गई? NSSO की। और NSSO का मुख्यालय कहां पर रखा गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में NSSO की स्थापना होती है। हमने पूरी डिटेल लिख रहे हैं कि NSSO की स्थापना 1950 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। हम ये भी जानते हैं NSSO का काम एक तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठे करना,
हर 5 साल में निर्धनता और बेरोजगारी की रिपोर्ट जारी करना होता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े दो मूल्यों पर चलते हैं, एक होता है चालू मूल्य, एक होता है स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य कौन सा है? 11-12। 11-12 कब बदला? 2015 में। 30 जनवरी 2015 में प्रणव सेन समिति की सिफारिश 2004-5 को आधार वर्ष बदलकर 11-12 कर दिया जाता है, यानी 11-12 कर दिया जाता है। और ये बदलने का कार्य किसने किया था? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने बदला था 30 जनवरी 2015 को प्रणव सेन समिति की सिफारिश पर, यानी आधार वर्ष जो 2004-5 था उस आधार वर्ष को क्या कर दिया? बदल दिया जाता है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन को क्या कहा जाता है? सामाजिक लेखांकन कहते हैं। सामाजिक लेखांकन का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड स्टोन ने किया। ओके, सीएसओ इसको वार्षिक आधार पर जारी करता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में आंकड़े जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नामक किताब में आते हैं, उस किताब को व्हाइट पेपर कहते हैं और उसका प्रतिपादन गैगरी किंग के द्वारा किया जाता है। गैगरी किंग के द्वारा होता रहता है। यह है हमारे इतिहास की कहानी। अगर बात करें अपनी किताब में तो और भी बेटर दे रखा, और भी अच्छा दे रखा, ये तो था ही था, लेकिन अपन ने सारी था। अब बताओ सारी बातें समझ में आई या नहीं? यस या नो? यानी कि जब जब भी तुम इतिहास को पढ़ते हो तो कैसे पढ़ोगे? सब पॉइंट नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, पॉइंट नंबर 2 वीके आरबी राव, पॉइंट नंबर पीसी महाल, 4 नंबर सीएसओ, 5 नंबर एनएसओ, 6 नंबर सामाजिक लेखांकन, 7 नंबर आ जाएगा आपका राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और 8 नंबर का स्थिर मूल्य और चालू मूल्य। बस ये 2-4 बातें याद रखने, खत्म बात। और वर्तमान में राष्ट्रीय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है? 2011। 11-12 से पहले कौन सा था? 4 और 5। बदला कब था? 30 जनवरी 2015 को। बदलने वाला कौन था? नीति आयोग। समिति कौन सी थी? प्रणव सेन समिति। बस हो गया यार। कोई डाउट किसी के मन में? अरे डाउट है क्या? अब अपनी किताब का पेज नंबर 486, 487, 488, बहुत कुछ पढ़ लिया आराम से। यानी कि आप सभी साथी लोग पेज नंबर आप लोग 486 निकालो, 487 निकालो, 488 निकालो। और तुमको दिया जा रहा है पूरा 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर चुपचाप है समझो कि लाइब्रेरी में बैठो पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ 10 मिनट तक चुपचाप बैठ के इसको याद कर लो। नहीं आए तो पूछ लो। पहले बात तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं आएगी। मैंने एवरीथिंग चीजें बहुत शिद्दत के साथ बताई है। 10 मिनट का टाइम अपने आप को दो और पूरी बातों को ये समझ लो कि लिखा चुका आप लोगों को, बस याद करना है, याद करना है, याद करना है और याद करना आप लोगों को अच्छे से। समझ आया सबको? यहाँ तक तो सभी लोग ऑनलाइन वाले बच्चे भी चुपचाप किताब खोल लीजिए और चुपचाप किताब खोलकर पढ़ लीजिए। समझ में आ गया? अच्छी बात है, पढ़ भी लो। समझ में आना ही इंपॉर्टेंट नहीं, याद करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, अरे याद हो जाएगा क्या? पक्का? ठीक है भाई। पीछे बैठो चौहान जी, समझ आ रहा है क्या? क्या आ रहा है समझ? इतिहास आ रहा है? तो इतिहास को मैं सांख्यिकी पढ़ा रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो मैडम क्या मतलब अभी हमारे बिट्टू परेशान होने की वजह से इतिहास कहाँ पढ़ा रहे हैं? गजब। राष्ट्रीय आय का इतिहास पढ़ा रहे हो, ये बोलो पूरा इतिहास पढ़ा रहे हो। चुपचाप बैठ के याद करो ढंग से। 10 मिनट का टाइम है, चुपचाप बैठ के याद करो। कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा